मेरी पूरी कोशिश ये है, मैं पूरा प्रयत्न ये करूंगा कि जब आप क्लास से बाहर जाएं तो आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी डाउट न रह जाए। अगर आप क्लास से संशय या डाउट लेकर बाहर जाते हैं तो बच्चों मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा और आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये है कि एक एक चीज, वो सारी चीजें आपको समझाऊं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ज्ञान एक महासागर है, गोते लगाते जाइए, अथाह है, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उन सारे एरियाज को कवर करूं जिससे जब आप एग्जाम में बैठें तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करें। तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये हमने एक क्लास का पैटर्न बना लिया है कि हम शुरू में आपको समझाएंगे, कुछ चीजें लिखाएंगे भी, और अंत में 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर का रखेंगे और आपके डाउट्स लेते चलेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग क्लास का रिदम बनाएंगे और क्लास के रिदम को जारी रखेंगे। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सिलेबस है हमारा जो मेंशन किया गया है प्री और एग्जाम में, प्री और मेन के एग्जाम में। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम सिलेबस को फोकस करते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये मार्गदर्शन हमें सिलेबस से ही मिलता है। इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस पर फोकस करते हैं। अब ये प्री का सिलेबस है, जो पॉलिटी का प्री का सिलेबस लिखा गया है। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया गया है, बहुत सारा पार्ट, ये सब कुछ मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है। मैं अभी एक एक को पढ़ने नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सबको मिला करके आपको समझाता हूं, सबको मिलाकर समझाता हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, ये आपको शेयर भी हो जाएगा। क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पॉलिटी के आए हैं, ये आप देखिए 18, 11, 12, 6, 22, 13, 15, 18, तो कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीजें दी गई हैं। एनालिसिस की गई है इसी आधार पर कि कितने क्वेश्चन प्रतिवर्ष पॉलिटी के पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में। फिलहाल इन सारी बातों को हम लोग कंक्लूड करेंगे अपने लेक्चर में, और शुरुआत करते हैं पॉलिटी की समझ की। तो बच्चों देखो, 3 नाम लिखे गए हैं सिलेबस में, अकेला पॉलिटी नहीं लिखा गया है, 3 नाम लिखे गए हैं। तो पहले समझो इनका अर्थ। एक नाम लिखा गया है राज व्यवस्था, ना ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ऐसी दशा में आप फैक्ट भी याद नहीं रख पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। और यूपीएससी के एग्जाम में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर है। संकल्पनाओं की गहन समझ होनी चाहिए आप में, और अगर संकल्पनाएं आपने समझ ली और बच्चे कोई फैक्ट आप रिकॉल करना चाहते हैं, भूल रहे हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे से जोड़ते, दूसरे को तीसरे से जोड़ते 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 आप फैक्ट तक पहुंच सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन मान लो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है और केवल आपने फैक्ट याद कर लिया तो क्या होगा? तब तो एक बार अगर भूल गया तो कोई तार जुड़ेंगे ही नहीं वहां तक पहुंचने के लिए कि आप रिकॉल कर सको, कोई तार नहीं जुड़ेंगे कि आप रिकॉल कर सको। इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सबसे अधिक आवश्यक होती है सारे विषयों को समझने के लिए। तो हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को फोकस करेंगे और साथ साथ जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी साथ में कवर करते चलेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी आपके लिए। जल्दीबाजी हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, 2024 है, लेकिन जल्दीबाजी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुस्त होकर के पढ़ाएंगे, कदापि नहीं। एक बेहतर पेस, एक बेहतर स्पीड रहेगी जिससे आपको समझ में भी आ सके और आप समझकर प्री में आंसर करने लायक हो सके, समझकर मेन एग्जामिनेशन में आंसर लिखने लायक हो सके। तो बच्चों देखो, 3 टॉपिक है, मैं बता रहा था, पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। 3 शब्द लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ क्या होता है इन तीनों का? अर्थ क्या होता है इन तीनों का? पॉलिटी, राज व्यवस्था। पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? पॉलिटी का अर्थ होता है बच्चों सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों की व्यवस्था। सरकारों की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था का मतलब क्या हो गया बच्चों? सरकार की व्यवस्था का मतलब हो गया सरकार की प्रणाली या सरकार की व्यवस्था का अर्थ हो गया बच्चों कि सरकार कैसे बनती है, उसको कहते हैं सरकार का गठन कैसे होता है,
और सरकार क्या काम करती है, सरकार का कार्य क्या है। तो बच्चों पॉलिटी हमें क्या जानकारी देती है, पॉलिटी हमें जानकारी देती है कि सरकार कैसे बनती है और सरकार क्या काम करती है। सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या काम करती है, ये पॉलिटी हमें जानकारी देती है। तो हम लोग पॉलिटी का अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी हम अपने देश की सरकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे भारत सरकार, राज्यों की सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों की सरकार, और तीसरे लेवल पर स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायतें हैं गाँव में, नगरों में नगर पालिकाएं हैं, इस प्रकार की सरकारें। और जहां जहां यूनियन टेरिटरीज हैं, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश आप कहते हैं बोलचाल में, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, इनमें अपनी अलग तरीके की सरकार चलाई जाती है। तो यहाँ सरकार कैसे चलती है ये भी जानना जरूरी होगा, तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सरकारों के विषय में समग्र अध्ययन करना, सरकारों के विषय में समग्र अध्ययन करना पॉलिटी का उद्देश्य होता है। अब बच्चों एक बात और ध्यान में रखो कि जब सरकारें बनती हैं तो सरकार हमारे लिए कुछ काम करती है, सरकार हमारे लिए कल्याणकारी भूमिका का निर्वाह करती है। सरकार हमारे लिए किन किन भूमिकाओं का निर्वाह करती है ये बात भी हमें जाननी चाहिए। तो इसके लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिखा गया है, एक बात। दूसरी बात, जब सरकार हमारे लिए काम करती है तो सरकार को हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। और जब सरकार को हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए तो सवाल उठता है हमारे अधिकार हैं क्या, तो फिर मूलाधिकार का टॉपिक शामिल किया गया। तो बच्चों सरकार के अध्ययन में जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सरकार के अध्ययन में हम सरकार के गठन, कार्य, सरकार की दायित्व, सरकार के ऊपर सीमाएं, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, सरकार के डूज एंड डोंट्स क्या है, ये सब विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये सरकार का अध्ययन हो गया। अब देखो दूसरा शब्द हमने लिखा यहां पर गवर्नेंस, शासन। देखो बच्चों हमने बताया कि पॉलिटी का मतलब है सरकार कैसे बनती है, क्या काम करती है। लेकिन अब तीसरा सवाल भी उत्पन्न होता है, सरकार काम कैसे करती है, कैसे नीतियां बनाती है, कैसे योजनाएं बनाती है, कैसे निर्णय लेती है, कैसे लागू करवाती है, ये सवाल भी तो उत्पन्न होता है ना। तो जब ये प्रश्न उत्पन्न होता है तो इस प्रश्न का उत्तर भी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है, इस प्रश्न का उत्तर देता है गवर्नेंस, इस प्रश्न का उत्तर देता है शासन। तो शासन का अर्थ होता है, शासन का अर्थ होता है सरकार की क्रियाविधि, सरकार की क्रियाविधि, एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी इसको आप दूसरे शब्दों में समझो, सरकार काम कैसे करती है, सरकार काम कैसे करती है ये बताता है हमें शासन, ये बताता है हमें गवर्नेंस कि सरकार काम कैसे करती है, ये हमें शासन बताता है। तो पॉलिटी बताता है सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या काम करती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, और शासन बताता है सरकार काम कैसे करती है। ठीक है, तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया। इसीलिए बच्चों आप देखोगे ज्यादातर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का साथ साथ उपयोग किया जाता है इस दोनों नाम का, क्योंकि यही दोनों मिलकर के सरकार के विषय में संपूर्ण चित्र खींचते हैं, सरकार कैसे बनती है, क्या कार्य कर रही है, कैसे काम कर रही है। अब बच्चों यहाँ तीसरा शब्द जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वह है संविधान, वह है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं, केवल हम लोग टॉपिक को समझ रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। संविधान क्या होता है, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है। क्या आप ऐसा समझो कि ये सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देश का सर्वोच्च कानून है, देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। बच्चों सर्वोच्च कानून है और यही बताता है, यही कानून बताता है कि सरकार कैसे बनती है, क्या काम करती है। क्योंकि सरकारें कैसे बन रही हैं, सरकारें क्या काम कर रही हैं, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं लिखा होना चाहिए, कहीं लिखा होना चाहिए कि सरकार कैसे बनेगी, क्या काम करेगी। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि जो कुछ लिखा गया है कि सरकार कैसे बनेगी, क्या काम करेगी, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी को उसे लांघना नहीं चाहिए, किसी को उसके विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें, ये कैसे इंश्योर करें कि जो प्रावधान सरकार के बनाने के लिए निर्मित किया जाए वो अनुल्लंघनीय हो, उसका उल्लंघन ना हो, उसका उल्लंघन ना हो। तो बच्चों ये तय करने के लिए संविधान बनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक देश का एक संविधान होता है, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान। यह संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है और यही संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार क्या काम करेगी। और संविधान में जो कुछ लिख दिया जाता है किसी को उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाती। जो संविधान का उल्लंघन करेगा न्यायालय उसके कार्य को शून्य घोषित कर देगा, न्यायालय उसके कार्य को असंवैधानिक घोषित कर देगा, क्योंकि संविधान का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बच्चों संविधान क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब कंक्लूड करो तीनों बातों को, तीनों बातों का निष्कर्ष निकालो। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, यानी सरकार के गठन आदि के विषय में अध्ययन करेंगे, तो बच्चों सरकार के गठन आदि का अध्ययन हमें कहां से करना होगा, संविधान से करना होगा, संविधान से करना होगा। संविधान के अंतर्गत ही
इन सारी बातों का अध्ययन किया जाएगा। इसलिए पॉलिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी का अध्ययन पूरा नहीं होता। और जब आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखोगे, हम एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, प्री और मेन दोनों के, तो बच्चों आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे पूछे जाते हैं, संविधान से सीधे पूछे जाते हैं। और बच्चों एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया, तो प्री मेन इंटरव्यू, प्री रिटन इंटरव्यू, तीनों रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आपके पास संकल्पनाओं की समझ नहीं है, तो आप इंटरव्यू में सवालों का अच्छा जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इंटरव्यू में सवालों का अच्छा जवाब दें, मेन एग्जामिनेशन में अच्छे आंसर लिखें और प्री में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकें। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हम लोग अध्ययन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों देखो, ये टॉपिक हो गया, यानी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो क्या पढ़ें? सवाल ये उठता है। तो उत्तर मिलता है कि जो सिलेबस में दिया गया है पढ़ लीजिए। जब सिलेबस में दिया गया है पढ़ लीजिए, तो सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं उसको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, पढ़ने का एक ऑर्डर होना चाहिए। हम किस क्रम में चीजों को पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो तरीका सबसे उपयुक्त हो सकता है, जो तरीका आपके लिए सबसे ग्राह्य हो सकता है, हम उस तरीके के हिसाब से इस पूरे सिलेबस को रिडिजाइन कर रहे हैं। यानी सिलेबस में जो बातें लिखी गई हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आपको समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से एक एक टॉपिक समझो कि क्या पढ़ना है, और पूरी की पूरी पॉलिटी हम लोग उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर सिलेबस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सिलेबस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि पहला टॉपिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें बेसिक पता होना चाहिए कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, तभी हम अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। तो बच्चों, क्या क्या पूरा पाठ्यक्रम है हमारा? सबसे पहले तो देखो, ये तो सिलेबस एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके बाद कुछ मूलभूत संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे। कुछ संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे। कुछ संकल्पनाओं का आशय क्या हुआ बच्चे? जैसे जब हम आगे चर्चा करेंगे तो सरकार किसे कहते हैं? अभी तो हमने बताया ना कि भारत सरकार है, राज्य की सरकार है, स्थानीय सरकार है, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है सरकार कहते किसे हैं? सरकार कहते किसे हैं? तो इस पर सवाल आता है बच्चों। प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सरकार किसे कहते हैं? शासन क्या होता है? प्रशासन क्या होता है? शासन और प्रशासन के बीच अंतर क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधानवाद क्या होता है? राज्य किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो इन सब छोटे छोटे शब्दों की क्लैरिटी करना जरूरी है। जब हम ये छोटे छोटे शब्दों की क्लैरिटी कर लेंगे, तब एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चे देखो, कुछ संकल्पनाएं पढ़ेंगे हम लोग। सरकार, शासन, प्रशासन, ना नाम तो सबका सुना है आपने, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनके पीछे का भाव क्या है, ये भी जानना जरूरी है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कैसे पूछे गए बताते चलेंगे आपको। फिर संविधान। और बच्चों, जब हम लोग सरकार के विषय में पढ़ेंगे तो संविधान के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान में ही सरकार के बारे में लिखा गया होता है। संविधान ही वह दस्तावेज है जो सरकार के बारे में हमें जानकारी देता है। जब संविधान ही वह दस्तावेज है जो सरकार के बारे में जानकारी देगा, तो संविधान पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ते हैं संविधान। तो जब संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषता से शुरू करेंगे अध्ययन। अब भारतीय संविधान की विशेषता से शुरू किया जाएगा, तो इसमें कुछ विशेषताएं, जैसे हम लोग जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जिनिक्स ने इसकी आलोचना करते हुए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कह दिया है। भारत का संविधान ग्रहीत संविधान है, यानी ग्रहण किया गया संविधान है। तो ऐसी छोटी छोटी सी विशेषताएं हम लोग कवर करेंगे। और कुछ बड़ी विशेषताएं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले वर्षों के पेपर उठाओगे, देखोगे, मैं करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना सीधे क्वेश्चन आए हैं। बच्चों, कौन सी विशेषता है? जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सीधे क्वेश्चन पूछा गया है 2-2 साल मेन एग्जामिनेशन में, प्री में भी आता है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये तो बड़ी विशेषताएं हम लोग यहाँ पर सरकार के विषय में कवर करेंगे। तो बड़ी विशेषताएं कवर करेंगे। बाकी विशालतम संविधान है, ग्रहीत संविधान है, में भी छोटी छोटी चर्चा हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा टॉपिक कवर करेंगे, शक्ति पृथक्करण कवर करेंगे और संसदीय शासन प्रणाली कवर करेंगे। और बच्चों, जब संसदीय शासन प्रणाली कवर करेंगे तो यह प्रणाली यह बताती है कि हमारे देश की सरकार कैसे बनाई जाती है। संसदीय प्रणाली क्या बताती है? बताती है कि हमारे देश की सरकार कैसे बनाई जाती है। और जब हमारे देश की सरकार कैसे बनाई जाती है हम ये पढ़ेंगे, तो फिर आगे ये भी पढ़ेंगे कि हमारी सरकार कैसे बनी है। इसका मतलब सीधे हम लोग एग्जाम्पल पर आ जाएंगे और एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे रचना कैसे की गई है, एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे। तो बच्चों, सीधे एग्जाम्पल पर नहीं आएंगे, बीच में एक प्रश्नोत्तर सत्र रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। प्री का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, आपसे आंसर मंगाएंगे।
मेन एग्जामिनेशन में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, आपको आंसर लिखना सिखाएंगे। और ये सारी चर्चा करने के बाद एक दिन का सेशन केवल इसी पर फोकस रहेगा, इसी पर केंद्रित रहेगा। और जब हम लोग ये चर्चा कर लेंगे तब फिर अगले टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संघ की सरकार, या इसको केंद्र की सरकार भी कहते हैं, इसको केंद्र की सरकार भी कहते हैं। संघ की सरकार या केंद्र की सरकार, बोलचाल में केंद्र की सरकार कहते हैं, लेकिन बच्चों संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जहां भी केंद्र लिखने की जरूरत थी, संविधान ने केंद्र के बजाय संघ लिखा है। क्यों ऐसा किया है, हम ये बात भी आपको समझाएंगे, ये भी बताएंगे, एक एक चीज की क्लैरिटी आपको देंगे, एक एक चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो संघ की टॉपिक के सब टॉपिक को हमने करेंगे हम लोग। तो बच्चों इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसे, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या होती है, जो सरकार चलाती है उसे कार्यपालिका कहते हैं, जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। बच्चों जो सरकार का जो अंग सरकार चलाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब कार्यपालिका के हिस्से हैं। सरकार का जो अंग कानून बनाता है उसे विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। और सरकार का जो अंग न्याय देता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो बच्चों सरकार के ये 3 अंग होते हैं। तो हम लोग पहले कार्यपालिका के विषय में पढ़ेंगे। अब बच्चों कार्यपालिका पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे कार्यपालिका में, राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव अभी हुआ है, इसी साल हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ है, अभी इसी साल हुआ है। तो कैसे चुनी गई हैं, क्या तरीका है उनके चुने जाने का, क्या शक्तियां होती हैं उनके पास, क्या अधिकार होते हैं उनके पास, इन सारी बातों को जानना भी जरूरी है। और बच्चों ध्यान देना, अभी ये बड़ा करंट का टॉपिक था, हालांकि नया विषय नहीं है, लेकिन करंट में चर्चा में था कि जब द्रौपदी मुर्मू जी चुनी जा रही थी तो आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, पेपर आप लोगों ने देखा होगा। पेपर में क्या लिख रहे थे पेपर वाले कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, हमारे राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बताने की कोशिश की जा रही थी समाचार पत्रों में कि एक रबर स्टैंप का चुनाव किया जा रहा है। तो बच्चों करंट से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है रबर स्टैंप। हम आपको बताएंगे कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होता। रबर स्टैंप का मतलब समझते हो, रबर की मुहर, एक मुहर होती है ना, जैसे एसडीएम की मुहर, डीएम की मुहर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मुहर लगा करके वो अपने सिग्नेचर कर देता है। तो मुहर कहीं भी कोई भी लगा दे। तो भारत के राष्ट्रपति को अभी चुनाव के दौरान रबर स्टैंप कहा जाने लगा। तो क्या वास्तव में भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है? मैं आपको बताऊंगा भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है। क्यों बताएंगे आपको, क्लास में विस्तार से समझाएंगे। तो बच्चों राष्ट्रपति के विषय में समग्र अध्ययन, और यकीन मानना मेरा, विश्वास करना मेरा, जितना पढ़ा दूंगा राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाहर से यूपीएससी सर केवल उल्टा खड़ा हो जाए, क्वेश्चन नहीं बनाएगा। क्वेश्चन उसी दायरे में से आएगा, उसी क्षेत्र में से आएगा जो आपको पढ़ा देंगे। क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनने का क्षेत्र क्या है, करीब 2 दशक से अधिक के अनुभव में मैंने ये अनुभव किया है कि क्वेश्चन कहां से कैसे कैसे बन रहे हैं, उसी आधार पर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से सारे टॉपिक बच्चों राष्ट्रपति कवर करेंगे। राष्ट्रपति के बाद मंत्रिपरिषद होती है ना, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। उस मंत्रिपरिषद का एक मुखिया होता है, इस मुखिया को क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, नहीं उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री कैसे बनता है? और बच्चों प्रधानमंत्री के साथ साथ फिर बीच में एक उपराष्ट्रपति भी होता है, अभी चुना गया है इसी साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी चुना गया है, धनखड़ जी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है, कैसे चुना जाता है, क्या काम करता है, उपराष्ट्रपति के विषय में भी चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों कि एक और पद होता है जो कार्यपालिका का हिस्सा कहलाता है, और वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नाम सुना है आपने, जरूर सुना होगा समाचार पत्रों में, उन सब के विषय में, अटॉर्नी जनरल के विषय में एक पद होता है अटॉर्नी जनरल। बच्चों ये अटॉर्नी जनरल का पद भी कार्यपालिका का ही हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्री का क्वेश्चन है, ये सिलेबस नहीं है, ये प्री का क्वेश्चन है बच्चों, ये प्री का क्वेश्चन है। प्री में पूछा गया है, पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी उत्साह से आप राष्ट्रपति भी टिक कर देते हो, राष्ट्रपति भी कर देते हो, मंत्रिपरिषद भी कर देते हो, प्रधानमंत्री भी कर देते हो, लेकिन महान्यायवादी को भूल जाते हो। और जहां भूल गए, नंबर भी आपके पास आना भूल गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो बच्चों छोटी छोटी सी चीजें, इसीलिए मैंने कहा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो जब संघ की कार्यपालिका का अंग पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें ध्यान रखना अटॉर्नी जनरल भी शामिल करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये तो हमने संघ की कार्यपालिका के उन अंगों की बात की जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। अब बच्चों केवल
इतने ही है, आगे पीछे कुछ जोड़ मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, कुछ आगे पीछे मत जोड़ लेना। तो ये 5 इकाइयां हैं जो संविधान में बताई गई हैं, भाग 5 में, वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि संघ की सरकार का यानी केंद्र की सरकार का यानी भारत की सरकार की कार्यपालिका के ये 5 हिस्से होते हैं। भारत की सरकार की कार्यपालिका के ये 5 हिस्से होते हैं। और इसके बाद हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है बच्चों मंत्रालय और विभाग। तो मंत्रालय और विभाग शामिल किया गया है, तो मंत्रालय और विभाग की चर्चा करेंगे। अब बच्चों मंत्रालय और विभाग की जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, 100 से ज्यादा मंत्रालय हैं हमारे यहाँ, उससे ज्यादा विभाग हैं। तो कितना पढ़ेंगे? सब पढ़ना जरूरी नहीं है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय है ना। तो कुछ 1-2 मंत्रालय जिनका रोल बड़ा चैलेंजिंग रहता है हमारे यहाँ, उनकी चर्चा करेंगे और मोटे तौर पर बताएंगे कि मंत्रालय और विभाग बनते कैसे हैं और मंत्रालय और विभाग कैसे बनते हैं। तो इस बात की चर्चा करने में बच्चों ध्यान रखना, 3 इकाइयां हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 3 इकाइयों की चर्चा करेंगे। जैसे एक होता है पीएमओ, नाम सुना है, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे बनता है, क्या काम करता है, ये जानेंगे। दूसरा है कैबिनेट सचिवालय। बच्चों कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है, सबसे ऊंचा प्रशासनिक कार्यालय है। जब आप सिविल सेवा में जाओगे ना, आईएएस बनोगे ना, तो आपका सपना होगा कि काश मैं कैबिनेट सचिवालय में पहुंच जाता, काश मैं कैबिनेट सचिव बन जाता, क्योंकि कैबिनेट सचिव देश का सर्वोच्च लोक सेवक होता है, राष्ट्र की लोक सेवाओं का मुखिया होता है और वह इस कार्यालय का प्रधान होता है। तो बच्चों बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। और फिर एक केंद्रीय सचिवालय होता है जहां सारे सचिव बैठ करके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि नहीं सुनोगे तो कंफ्यूजन रह जाएगा। बच्चों आपके सिलेबस में एक पॉइंट शामिल किया गया है, मैं सिलेबस की ओर नहीं जा रहा हूं क्योंकि सब मुझे रटा हुआ है, मुझे एक एक चीज पता है कॉमा फुल स्टॉप सहित, इसलिए मैं सिलेबस वाले पार्ट पर नहीं जा रहा हूं, आपको शेयर हो जाएगा तो आप पढ़ लेना। सिलेबस में एक पॉइंट ये लिखा गया है कि भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना, भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना, ये आपके मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में लिखा गया है। अब बच्चों ध्यान देना कि इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अलग अलग देशों का संविधान पढ़ना है, नहीं है इसका ये अर्थ। अरे भारत का संविधान पढ़ने में तो अकेले 100 घंटे से ज्यादा लगेगा, 100 घंटे से ज्यादा लेंगे हम पढ़ाने में, आराम से, बढ़िया से, विस्तार से समझा के पढ़ाएंगे। तो केवल अपना संविधान पढ़ने में इतना लग रहा है, और अगर विश्व के अन्य देशों का संविधान ऐसे ही पढ़ने लगे तब तो साल भर संविधान ही पढ़ते रह जाएंगे। कल्याण कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, प्री मेन और इंटरव्यू से कैसे ये यात्रा खत्म होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। तो बच्चों जब ये टॉपिक लिखा गया कि भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अन्य देशों का संविधान पढ़ना है, इसका अर्थ ये है कि भारत के संविधान की जो विशेषता पढ़ रहे हैं वो विशेषता दूसरे देशों के किस प्रावधान से तुलना की जा सकती है, कहां से ली गई है। अगर ऐसा कुछ है तो साथ साथ उसकी भी चर्चा करते चले। बस इतना ही, बस इतना ही, केवल इतना ही पढ़ना है। तो ये जितना अध्ययन होगा तुलनात्मक होगा। कैसे देखो, कैसे देखो, जैसे हमने कहा कि हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे आपको, जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जब हम ये बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाते हैं, तो हम यह भी बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए कैसे हटाते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सारी चर्चा हम लोग तुलनात्मक आधारों पर करेंगे, यानी दूसरे देशों के संविधानों की तुलना साथ साथ करते चलेंगे। और बच्चों जब साथ साथ करते चलेंगे तो इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो तुलनात्मक अध्ययन होगा। ये सारा अध्ययन कैसा होगा, ये सारा अध्ययन कैसा होगा, तुलनात्मक होगा। तुलनात्मक का मतलब यह है कि दूसरे देशों के संविधान की तुलना के साथ हर चीज में। जैसे शक्ति पृथक्करण पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अमेरिका में शक्ति पृथक्करण कैसे किया गया है, ब्रिटेन में कैसे किया गया है, भारत में भी कैसे किया गया है। जब हम आपको संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ब्रिटेन में कैसे अपनाई गई है, भारत में कैसे अपनाई गई है, और अमेरिका में तो नहीं है, अमेरिका में तो अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो अमेरिका की प्रणाली और भारत की प्रणाली के बीच अंतर क्या है, तुलना क्या है, तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सब कुछ तुलनात्मक चलेगा। कहने का मतलब यह है कि वो जो टॉपिक है सिलेबस का वो साथ साथ कवर होते चलेगा। इसलिए मैंने कहा ध्यान देकर समझना, वरना बाद में आप कहोगे कि सर अमेरिका का संविधान तो लिखाया ही नहीं। नहीं लिखाएंगे, वो गलत तरीका है पढ़ने का, वेस्टेज ऑफ टाइम है।
और क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन तो तुलनात्मक पूछा जाता है। जब तुलनात्मक पूछा जाता है तो नंबर पाने के लिए तुलनात्मक ही पढ़ना पड़ेगा, यही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम का अप्रोच क्या है, उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग ही बच्चों आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों की चर्चा आगे बढ़ेगी। अच्छा देखो एक बात और, जब हमने कहा तुलनात्मक पढ़ेंगे, तो जब तुलनात्मक पढ़ेंगे तो तुलना के आधार पर हमने कैबिनेट भी अपनाई है, हमारे यहाँ कैबिनेट भी है, जबकि कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में रचना के रूप में नहीं किया गया है। तो कैबिनेट भी कैसे बनती है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इत्यादि इत्यादि, ये संघ की सरकार के विषय में। बच्चों जब इतना पढ़ लेंगे तो संघ की कार्यपालिका कंप्लीट हो जाएगी। प्री और मेन दोनों नजरिए से होगी। मेन एग्जामिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, क्या वो रबर स्टैंप है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की रिलेशनशिप कैसी है ना, अगर साझा सरकार होती है तो साझा सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार क्या होती है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे आपके पास। इस टॉपिक से रिलेटेड प्री के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्लास में हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का वो है सरकार का दूसरा अंग, हमने क्या बताया, विधायिका। तो जो दूसरा टॉपिक होगा हम लोगों का क्या होगा बच्चों, संसद होगा, पार्लियामेंट होगा, संसद होगा। अब अभी संसद की बैठक शुरू होने वाली है 7 दिसंबर से 7 दिसंबर से। तो जब संसद की बैठक चल रही होगी तो हम लोग संसद का अध्ययन कर रहे होंगे। कितना अच्छा संयोग है, जब हमारे यहाँ संसद की बैठक चल रही होगी तो हम लोग संसद का अध्ययन कर रहे होंगे। तो कोरिलेट करके समझिएगा। तो संसद कैसे बनती है, संरचना क्या है संसद की, संसद की भूमिका क्या है, संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, इस कार्यवाही में कानून कैसे बनते हैं, बजट कैसे पारित किए जाते हैं। कार्यवाही का मतलब है कानून बनाना, कानून कैसे बनते हैं, बजट पारित करना, यानी बजट कैसे पास किया जाता है, बजट कैसे पारित किया जाता है, रोजमर्रा की कार्यवाही कैसे चलती है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जवाब कैसे दिए जाते हैं, चर्चा कैसे कराई जाती है ना, ये सारे छोटी छोटी सी कार्यवाहियां हैं। तो सामान्य कार्यवाही क्या होती है, सामान्य कार्यवाही के विषय में चर्चा करेंगे। और बच्चों एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, धन विधेयक क्या होता है, क्यों धन विधेयक का कॉन्सेप्ट लाया गया है, एम्बुलेंस है ये एम्बुलेंस का वर्णन क्यों है, क्यों मैं एम्बुलेंस कह रहा हूं, समझाऊंगा आपको। तो धन विधेयक क्या होता है, कैसे धन विधेयक पारित किया जाता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच का अंतर क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। ये तो प्री मेन दोनों नजरिए से हो जाएगा, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठते हैं बच्चों। जैसे आपने देखा होगा दल बदल, सुना है, जरूर सुना होगा, देखा भी होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, अभी कुछ राज्यों में हुआ भी है। तो दल बदल हमारे यहाँ एक बुराई है, दल बदल क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मेन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन के नजरिए से भी हम लोग पूछेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। जब 7 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू होगा तो इस सत्र में बच्चों संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो विशेषाधिकार क्या होते हैं, उनके विषय में कैसे विशेषाधिकार का प्रयोग या दुरुपयोग हो रहा है, इन सारी बातों के विषय में हमें चर्चा करनी होगी ना। लाभ का पद क्या होता है, नाम सुना होगा, चिंता मत करो, मैं सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बिना समझाए जाने नहीं दूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तो लाभ का पद क्या होता है, ये सारी चीजें। बच्चे स्पीकर होता है ना लोकसभा में, ओम बिरला जी हैं, कौन है स्पीकर, ओम बिरला है। तो स्पीकर क्या होता है, स्पीकर की भूमिका क्या होती है। अच्छा स्पीकर का पद तो हमने ब्रिटेन से लिया, तो ब्रिटेन और भारत के स्पीकर के बीच की तुलना क्या है। ब्रिटेन में कहते हैं वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, तो क्या हम वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर को अपने यहाँ अपना सकते हैं, तुलना करके पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही पेज पर लिख दिया, हर चीज जहां जहां प्रासंगिक तुलना है, रेलेवेंट तुलना है, कहां कहां प्रासंगिक है वो मुझे पता है। तो जहां जहां रेलेवेंट तुलना है वो सारी रेलेवेंट तुलना के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो स्पीकर की भूमिका को पढ़ेंगे और संसद की समीक्षा भी करेंगे। भाई संसद कामकाज कैसे कर रही है, इसकी समीक्षा भी तो होनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका, विपक्ष को भी पढ़ेंगे। जब संसद की बात होगी तो संसद की बात क्या बिना विपक्ष के पूरी हो सकती है, प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। संसद की बात करें और विपक्ष की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब संसद की बात करेंगे तो विपक्ष की बात भी करेंगे। तो बच्चों जब इतना कवर कर लेंगे ना तो मेन एग्जामिनेशन में इसके बाहर सवाल आएगा ही नहीं, मेन एग्जामिनेशन में इसके बाहर से सवाल आएगा ही, सारे के सारे सवाल इसी दायरे में कवर हो जाएंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज पार्लियामेंट का होगा। और अंत में संसद अपना कामकाज कैसे करती है, संसद की समितियां होती हैं बच्चों, संसदीय समितियां कहते हैं उन्हें। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती हैं, कभी कभी एक ही सदन के सदस्य से मिलकर बनती है। तो सारी की सारी संसदीय समितियों के विषय में चर्चा की जाएगी। तो ये संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पहले ये क्लैरिटी हो जाए, इसलिए हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों कार्यपालिका पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, अब अभी न्यायपालिका नहीं पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, आपको किताबों से तो मैच नहीं करेगा, बिल्कुल मैच नहीं करेगा। आप जब किताब पढ़ोगे तो किताब में पहला टॉपिक क्या है,
पॉलिटी का जरूर देखा होगा आपने किताब। जब आप किताब खोलते हैं तो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। मैंने लिखा क्या? नहीं लिखा। लिखूंगा आगे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लिखूंगा आगे। लेकिन मुझे पता है कहां पढ़ाना उपयोगी है, शुरू में पढ़ लेना उपयोगी नहीं है। क्यों? अच्छा ये मुझे बताओ, पढ़ा तो होगा ना? अगर पढ़ा है तो क्या कुछ समझ में आया और याद हुआ? मुझे लगता है उत्तर होगा नहीं, मुझे लगता है उत्तर होगा नहीं। तो हम ऐसी जगह पर उसे पढ़ेंगे जहां पर उसे बड़ी आसानी से समझ जाओ और ज्यादातर चीजें अपने आप याद होती चली जाए, फटाफट याद होती चली जाए। कहां पर वो उपयोगी है, वो अपने अनुभव के आधार पर मैंने उस क्रम को उस जगह पर डिजाइन किया है। तो बच्चों, कार्यपालिका पढ़ ली, संसद पढ़ ली, अब देखना न्यायपालिका यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी तो है, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्यों बताऊंगा। अब पहले यहाँ हम लोग राज्य की सरकार की चर्चा कर लेंगे। और बच्चों, जब राज्य की सरकार की चर्चा करते हैं तो राज्य की सरकार में सबसे पहले कार्यपालिका आती है। और कार्यपालिका में राज्य की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं देखना, ये भी प्री का क्वेश्चन है, केवल सिलेबस ही नहीं है, ये केवल सिलेबस ही नहीं है, क्वेश्चन भी बन रहा है। तो राज्य की कार्यपालिका का अंग कौन कौन सा है बच्चों? राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री है, और महाधिवक्ता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है ना, अटॉर्नी जनरल होता है ना, ऐसे ही राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। तो ये राज्य की कार्यपालिका के अंग हो गए। हम लोग राज्य की कार्यपालिका के विषय में ये चर्चा करेंगे। फिर जब राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता पढ़ेंगे तो पेपर में देखा राज्यपाल को लेकर कितना हंगामा मचा हुआ है। दीदी के यहाँ राज्यपाल अभी तो थे उपराष्ट्रपति, लेकिन जब तक थे तब तक हंगामा मचा हुआ था। केरल में राज्यपाल और सरकार के बीच हंगामा है, क्यों बरपा? वहां भी हंगामा मचा हुआ, यानी राज्यपाल का पद विवादों में घिरता रहा है, राज्यपाल का पद विवादों में घिरता रहा है। तो बच्चे, जब राज्यपाल का पद विवादों में घिरता रहा है तो राज्यपाल की पद के संबंध में राज्यपाल की जो भूमिका है, राज्यपाल के संबंध में जो विवाद है, जो करंट से जुड़ा हुआ विषय है, उन सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अभी सिलेबस एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, तो राज्यपाल के विषय में चर्चा होगी। और सिलेबस इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि किताब में जिस तरीके से लिखा है हम उस ऑर्डर से पढ़ेंगे नहीं। अगर आप शुरू में इसको नहीं समझ लेंगे तो रोज एक नया सवाल पैदा होगा, किताब में तो इस तरीके से लिखा है, सर ने तो इस तरीके से पढ़ाया, तो वो डाउट नहीं होना चाहिए। हम कैसे पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, सफलता पाने के लिए, वो रणनीति अलग है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर यहाँ सचिवालय है, प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है, प्रत्येक राज्य का एक निदेशालय होता है। आप जिस राज्य से आते हैं वहां ये सारी संरचनाएं हैं, क्या करती हैं ये संरचनाएं, क्यों बनाई गई हैं ये संरचनाएं, ये सब हम लोग इस बात की चर्चा यहाँ। राज्य की कार्यपालिका हो गई, जब राज्य की भी कार्यपालिका हो गई तो राज्य विधान मंडल की चर्चा करेंगे। राज्य विधान मंडल में भी ठीक उसी तरीके से राज्य विधान मंडल की संरचना होगी, कार्य होंगे, लोग पूरी चर्चा करेंगे। बहुत लंबी चर्चा विधानमंडल की नहीं होती है क्योंकि संसद की चर्चा कर लेते हैं तो वो बिल्कुल संगत होती है, उसी के समानांतर होती है, पैरेलल होती है राज्य विधानमंडल की चर्चा। तो यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हम ऑप्शन नहीं रहेगा। अब देखो, हम लोगों ने केंद्र की सरकार का यानी संघ की सरकार का कार्यपालिका और विधायिका पढ़ा, राज्य की सरकार का कार्यपालिका और विधायिका पढ़ा, न्यायपालिका हमने दोनों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम लोग भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों न्यायपालिका को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और बच्चों, अभी हम आपको कुछ टॉपिक लिखेंगे और आप देखकर समझोगे कि अगर अलग अलग पढ़ते तो इन टॉपिक को पढ़ने के साथ जस्टिस नहीं हो पाता। क्वेश्चन आते हैं कैसे? देखो, एक नया टॉपिक हम बनाते हैं, उस टॉपिक को कहते हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है तो उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय का प्रावधान है प्रत्येक राज्य के लिए। फिर बच्चों, जिला न्यायालय में भी तो न्यायालय होता है ना, तो जिला न्यायालय के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो एक परंपरागत संरचना हो गई न्यायपालिका की, लेकिन इस संरचना के अध्ययन करने के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे भी हैं न्यायपालिका के साथ। यहाँ पर संरचना होगी, शक्तियां होंगी, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को पढ़ने के साथ साथ हम लोग मुद्दे भी पढ़ेंगे। अब मुद्दे क्या होते हैं बच्चों? जैसे PIL नाम सुना है ना, जनहित याचिका। PIL क्या होती है, कैसे दायर की जाती है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानियां हैं, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम लोग। PIL की चर्चा करेंगे। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता सुना है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता के साथ साथ फिर न्यायिक अति सक्रियता आ जाती है। अति सक्रियता क्या होती है? न्यायिक रिस्ट्रेंट आ जाता है, निर्बंधन आ जाता है। निर्बंधन क्या क्या होता है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, न्यायिक सक्रियता के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति संबंधी विवाद भी तो है। अभी आपने देखा होगा हमारे जो विधि मंत्री हैं रिजिजू जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का, उसे बदलना होगा, नया सिस्टम लाना होगा। तो कॉलेजियम होता क्या है, क्यों आया था, कब, क्या कमियां हैं, नया क्या होना चाहिए, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। मेन एग्जामिनेशन में सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें
नियुक्ति के विवाद के विषय में पढ़ना पड़ेगा, यानी कॉलेजियम की चर्चा करनी पड़ेगी और इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, आपने न्यायालय की अवमानना सुनी है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर सुना होगा। तो न्यायालय की अवमानना क्या होती है? इस पर प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेन में भी बनते हैं। न्यायालय की अवमानना क्या होती है? हमारे यहाँ अवमानना किस रूप में है? क्या अवमानना खत्म की जानी चाहिए? क्योंकि ब्रिटेन में शुरू हुई थी, ब्रिटेन ने खत्म कर दी, हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की, हमारे यहाँ बनी हुई है, तो क्या ब्रिटेन की तरीके से हमें भी खत्म कर देना चाहिए? चर्चा करनी जरूरी है। तो इन सारी बातों की चर्चा, न्यायालय की अवमानना, इसकी चर्चा की जाएगी। और न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म, जब चीफ जस्टिस रमन्ना बने थे तब से उन्होंने न्यायिक सुधारों पर तेजी से बल देना शुरू कर दिया। तो न्यायिक सुधार कौन कौन से किए जाने चाहिए, क्या आवश्यक है, उन सारे पहलुओं पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक होगा। न्यायिक सुधारों की चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, ये बातें तो न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों से जुड़ी हो गई, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन अब इसके साथ ही साथ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो न्यायालय के क्षेत्र को गतिशील बनाने के लिए लाए गए हैं। बच्चों, न्यायालय के क्षेत्र को गतिशील बनाने का आशय क्या है? देखो, हमारे यहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है भारत में। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, मुझे भी पहली बार आश्चर्य हुआ था। मुझे एक बार एक केस की फाइल मिली, एक हाई कोर्ट की एक फाइल मुझे मिली, हाई कोर्ट की मुझे वो फाइल मिली थी, दी गई थी अपियर होने के लिए। तो बच्चों, जब वो फाइल मुझे मिली तो 1938 में केस दायर हुआ था और ये 2007 की घटना है, 2007 की घटना है। यानी 1938 1938 में केस फाइल हुआ था, 2007 में चल रहा था। जब मेरे पास फाइल आई तो मैंने क्लर्क को बुला के डांटा, मैंने कहा ठीक करो पहले से। मुझे लगा ये 38 नहीं 88 होगा, एक 3 का मुंह बंद होना रह गया, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा इसे ठीक करके लाओ। सर पढ़ तो लीजिए, ये 38 ही है। मैं बड़ी देर तक चिंतन में डूबा रहा कि 1938 का केस, आजादी के पहले का दायर केस 2007 में चल रहा था। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मैंने जिया है, ये मेरा निजी अनुभव है। वो फाइल उस समय मेरे हाथों में थी जब मैं 1938 का केस लेकर बैठा था। तो बच्चों, इस देश का जुडिशियल सिस्टम कितना कमियों वाला है, कितना लेकुना वाला है, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। कैसे दूर किया जाए, इसके लिए जुडिशियल डायनेमिज्म अपनाया जाता है, न्यायिक गतिशीलता के लिए बहुत सारे कदम अपनाए जाते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से कदम न्यायिक गतिशीलता के लिए अपनाए जाते हैं, हमें यह भी समझना होगा। क्वेश्चन आते हैं वहां से, जैसे देखो, लोक अदालत नाम सुना है ना? लोक अदालत के विषय में पढ़ना होगा। विधिक सेवाएं, विधिक सेवाओं का मतलब क्या होता है? कानूनी सेवाओं का मतलब क्या होता है? कि अगर किसी के पास मुकदमे लड़ने का खर्च नहीं है तो उसे मुकदमे लड़ने की सुविधा दी जाए, सरकार पैसा दे, क्योंकि सबको न्याय उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं बच्चों, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईएएस में इस टॉपिक से, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1996 क्या होता है? मध्यस्थम और सुलह अधिनियम बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। प्ली बार्गेनिंग, नहीं समझ में आ रहे होंगे अभी आपको ये शब्द, कोई बात नहीं, लिख लो, सब समझाऊंगा। इसीलिए लिख ही रहा हूं कि ये मैं समझाऊंगा, और इसलिए भी लिख रहा हूं कि ये सब आपको किसी एक किताब में एक जगह मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं आपको ये सब एक जगह बिखरा हुआ मिलेगा। यहाँ फिर कंगारू की तरीके से उछल के दूसरे चैप्टर पर, फिर कंगारू की तरीके से उछल के तीसरे चैप्टर, अगले चैप्टर पर, ऐसे उछल उछल के पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपकी उछल कूद बंद कर दी और मैंने सारी चीजों को एक साथ समराइज कर दिया, सारी चीजों को, सिलेबस को मैंने रिफ्रेम कर दिया और सारी चीजों को मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें, इसी तरीके से सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान, अधिकरण, ट्रिब्यूनल कहते हैं बच्चों। हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा गया है, अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक निकाय, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय है, ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या होते हैं अर्ध न्यायिक निकाय, क्या होते हैं ट्रिब्यूनल, सब बताएंगे, एक एक शब्द बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज क्लियर करेंगे, वो सब कुछ होगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो बच्चों, न्यायपालिका आप देखो कितना बड़ा हो गया, कितने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग समझ करके न्यायपालिका को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। बच्चों, जब इतना पढ़ लेंगे तो न्यायपालिका से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी दायरे में रहेगा। अगर न्यायपालिका से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो, और जहां तुलना की आवश्यकता है दूसरे देशों के संविधान के साथ वहां तुलना भी कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया, भारत सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हमने तीनों चर्चा कर ली। अब जब तीनों चर्चा हो गई, सरकार के तीनों अंग हम लोगों ने पढ़ लिए, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच के संबंध कैसे हैं, यानी संघ राज्य संबंध पढ़ लेना चाहिए। तो संघ राज्य संबंध हम लोग पढ़ लेंगे। संघ राज्य संबंध पढ़ लेंगे, जिसको केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, यूनियन स्टेट रिलेशन। एक बात आपको पता है,
कि संघ और राज्य के बीच यानी केंद्र और प्रांतों के बीच संबंधों के विकास के लिए जो संकल्पना प्रयोग की जाती है, जो कॉन्सेप्ट प्रयोग किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम। तो हम लोग अब जब संघ राज्य संबंधों की चर्चा करेंगे बच्चों, तो यहां पर हम लोग संघीय प्रणाली के साथ करेंगे, संघीय प्रणाली पढ़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार राज्य सरकार दोनों पढ़ ली हमने, इसलिए दोनों पढ़ने के बाद अब संघीय प्रणाली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो संघीय प्रणाली क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या होता है बच्चों? फेडरल सिस्टम को लेकर